डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, आप बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और ये क्लियरली इस नोटिस में कहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर भी एक कंडीशन है जिसका इस्तेमाल करके आप एक रेलवे जोन से दूसरे रेलवे जोन में ट्रांसफर ले सकते हो। हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। दोस्तों, फिलहाल रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसीज आई हुई हैं और सभी 12th ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स फिलहाल फॉर्म भरने में बहुत ज्यादा बिजी है। लेकिन इसी बीच हाल ही में 2 दिन पहले रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिस डाल के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स दिए हैं। देखिए दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स सभी रेलवे एनटीपीसी एस्पिरेंट्स को जरूर अच्छे से समझ लेने चाहिए। जो लोग एनटीपीसी के लिए ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या फिर अप्लाई करने की सोच रहे हैं, सभी को ये अपडेट्स जरूर देख लेने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, काफी सारे लोग जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है वो अब रिग्रेट फील कर रहे हैं, वो अब पछता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इन अपडेट्स के बारे में उनको नहीं पता था। तो भाई ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, गलती सुधारने का आपके पास टाइम है। और दोस्तों, रेलवे ने ये सभी अपडेट्स और बदलाव फॉर्म अप्लाई करने से लेकर फाइनल सिलेक्शन लेने तक किए हैं। मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर की हर एक स्टेज में ये अपडेट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। लिटरली दोस्तों, इन चीजों के बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते। सभी लोग कोर्सेज के पीछे भाग रहे हैं, क्लासेस के पीछे भाग रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, लेकिन इनके बारे में कौन बात करेगा। तो चलिए A to Z सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा इस वीडियो में। 9 से 10 मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि रेलवे की तरफ से निकल के आई हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को अच्छे से आपके दिमाग में सेट करके जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले अपनी तरफ से आपको एक छोटा सा अपडेट दे दूं। देखिए दोस्तों, रेलवे सामान्य अध्ययन की इस बुक के पीछे पूरी मारामारी मची हुई है, जिसकी वजह से इस बार इस बुक का हमने एक हैवी स्टॉक प्रिंट करा दिया है। तो भाई फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फटाफट खरीद के धुआंधार लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीएस को इस बार उखाड़ के रख देना है। तो यार, अपडेट नंबर फर्स्ट है जिसने काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन में डाला हुआ है, ये है ईबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हो, फिर चाहे वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का हो या फिर 12th लेवल का हो, वहां पर ईबीसी सर्टिफिकेट मांगता है कि आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है। कुछ लोग उसमें यस कर देते हैं, कुछ लोग नो कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है और जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ सकता है। अब ईबीसी सर्टिफिकेट है क्या, इसके बेनिफिट क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, एक होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिसका मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वो अलग है, ईबीसी अलग है। ईबीसी का मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। इसमें कौन कैंडिडेट्स आएंगे? देखिए दोस्तों, जिनकी फैमिली इनकम सालाना 50,000 रुपए से कम होती है, वो ईबीसी कैटेगरी में आएंगे। मतलब आप ईबीसी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास एक प्रॉपर ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, आपको नहीं पता कि इसको कैसे बनवाते हैं, तो यार आपके पास बीपीएल कार्ड तो होगा ही, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जो कार्ड होता है ना, ठीक है, अगर आपके पास ये है तो ये भी चल जाएगा, फिर भी आप एलिजिबल हो ईबीसी कैटेगरी के लिए। मतलब आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम ईबीसी के ऊपर टिक कर सकते हो। वैसे भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं लगाना होता, केवल आपको नंबर वहां पर फिल करना होता है, आप एलिजिबल हो जाते हो, आपको रिजर्वेशन यहां पर मिल जाता है। अब सवाल उठता है कि भैया ईबीसी सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलते। यहां पर आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता या फिर कोई अलग से वैकेंसीज आपके लिए रिजर्व नहीं होती। केवल फॉर्म फीस में आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। अगर 500 रुपए आपको फॉर्म फीस भरनी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट के लिए क्लिक करते हो तो वहां पर आपकी फॉर्म फीस घट जाती है और 250 रुपए ही हो जाती है। ठीक है, यानी कि आपको 250 रुपए फॉर्म फीस देनी होती है। क्लियर है? छोटे छोटे बेनिफिट्स आपको आगे चल के मिलते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ईबीसी सर्टिफिकेट दिखाना होगा या फिर बीपीएल कार्ड, बीपीएल सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा, कोई भी एक। क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अपडेट नंबर 2 के बारे में, जो कि है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। स्पेशली 12th पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते टाइम पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर एक बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों को श्योरिटी ही नहीं है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कि हम पहली प्रेफरेंस कौन सी पोस्ट को दें, सेकंड प्रेफरेंस कौन सी पोस्ट को दें। काफी सारे लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस का लॉजिक ही आज तक समझ नहीं आता कि भाई क्यों पोस्ट प्रेफरेंस मांगते हैं। सोचते हैं कि चारों पोस्ट के लिए एक ही तो फॉर्म अप्लाई करना होता है, कौन सी भी पोस्ट को उठा के दे देता हूं। बहुत ही समझदारी के साथ आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। देखिए दोस्तों, सभी कैंडिडेट्स की जो फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए वो सीसीटीसी यानी कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट होनी चाहिए। एक तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसी पोस्ट के ऊपर है, साथ ही इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको रेलवे के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टिंग मिलती है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ही जल्दी आप अपर लेवल की
पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। वैसे भी सबसे ज्यादा सैलरी वाली ये पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद शुरुआत में आपको इसमें लगभग 45 से 4000 रुपए महीना सैलरी मिलना शुरू हो जाता है। बाकी की सारी तीनों पोस्ट आपकी लेवल 2 की पोस्ट है। देखिए दोस्तों, अगर आपका कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको टिकट चेकर की पोस्ट देखने को मिल जाती है, गुड्स कलर की पोस्ट आपको मिल जाती है, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन कलर की पोस्ट देखने को मिल जाती है। अगर फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं ना तो उनको मोस्टली इंक्वायरी कम रिजर्वेशन कलर की पोस्ट मिलती है। मोस्टली देखा गया फीमेल कैंडिडेट को इसी डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जाता है। और दोस्तों विद इन 6 ईयर 6 साल के अंदर टीसी की पोस्ट से आपको टीटीई ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर आपकी पोस्ट के फेवरेट पोस्ट के ऊपर भेज दिया जाता है, जिसका जो ग्रेड पे है ना वो 2400 रुपए ग्रेड पे है। तो अगर आपको टीटीई की पोस्ट तक पहुंचना है ना तो भाई आप कॉमर्शियल कम टिकट कलर को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे। साथ ही गुड्स कलर की पोस्ट से आप गुड्स सुपरवाइजर की पोस्ट तक पहुंच जाते हो, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन कलर से आप इंक्वायरी कम रिजर्वेशन सुपरवाइजर की पोस्ट तक पहुंच जाते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, 3rd या फिर 4th प्रमोशन के बाद आप चीफ कॉमर्शियल कलर कम सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, जो कि ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। और प्रमोट होते होते आप कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट तक पहुंच जाते हो, जो कि लेवल 7 की पोस्ट है। और दोस्तों ये फैसिलिटी आपको केवल और केवल कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट ही देगी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट को देना है, सेकंड प्रेफरेंस आप जूनियर कलर कम टाइपिस्ट को दे सकते हो, थर्ड प्रेफरेंस अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट और फोर्थ प्रेफरेंस आप ट्रेंस कलर की पोस्ट को दे सकते हो, जिसमें आपको सबसे ज्यादा काम भी करना होता है और सबसे कम वैकेंसी इसी पोस्ट के ऊपर है। ठीक है, तो आपकी प्रेफरेंस ये रहनी चाहिए अगर आपको ज्यादा बेनिफिट चाहिए फ्यूचर में। क्लियर है? बहुत सारे लोग गलती कर चुके हैं पोस्ट प्रेफरेंस देने में, लेकिन दोस्तों अगर आप गलती कर चुके हो, आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। वो मैं आपको आगे बताऊंगा प्रोसीजर। शांति रखिए, जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी गलती कर दी है ना, वो उस गलती को सुधार सकता है। कब से कब तक सुधार सकता है, उसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। क्लियर है? तीसरी चीज है एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर आ रहा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया एसटी एससी का सर्टिफिकेट कब से कब तक का होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश में मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो क्या मैं एलिजिबल हूं ओबीसी कैटेगरी के लिए? आप एलिजिबल नहीं हो। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जो ओबीसी एसटी एससी की लिस्ट होती है ना, उसमें आप आने चाहिए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी में आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। यहां पर स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब सवाल यह भी उठता है कि सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। देखिए दोस्तों, सर्टिफिकेट पुराना चल जाएगा लेकिन ज्यादा नया नहीं चलेगा। जी हाँ, यहां पर उल्टा है, ज्यादा नया नहीं चलेगा। 20 अक्टूबर 2022 के बाद का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इससे पहले आपका सर्टिफिकेट तैयार हो जाना चाहिए। 12th पास वालों के लिए मैं बता रहा हूं, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का। ग्रेजुएट वालों की फॉर्म की जो लास्ट डेट है शायद 13 अक्टूबर है ना, तो उससे पहले का सर्टिफिकेट चल जाएगा, बाद का नहीं। तो अगर आपके पास ओबीसी एसटी एससी का पुराना सर्टिफिकेट है और आप एलिजिबल है तो भाई फिलहाल वो सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई कोशिश करिए सर्टिफिकेट बनवाने की। क्लियर है? जितनी जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा और वो इस डेट से पहले होना चाहिए। देखिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करते टाइम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना नहीं होता है। केवल और केवल एसटी एससी वालों को उस कंडीशन में सर्टिफिकेट अपलोड करना है फॉर्म भरते टाइम, अगर आपको ट्रैवलिंग फ्री चाहिए रेलवे के अंदर, और वो भी एग्जाम के टाइम पर। जब आपका CBT 1 CBT 2 या फिर टाइपिंग टेस्ट होगा तब आपको टिकट नहीं लेना है, मतलब फ्री आपको ट्रेवल करना है, तो आपको एसटीएससी सर्टिफिकेट यहां पर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? और उस टिक के ऊपर भी आपको टिक करना पड़ेगा कि हाँ मुझे फ्री ट्रेवल करना है। ठीक है, तब आपको उस कंडीशन में करना है, वरना आपका फिलहाल ऐसे ही काम चल जाएगा। नेक्स्ट है अपडेट नंबर 4, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड। काफी सारे लोग फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं और काफी सारे लोग कंफ्यूजन में भी है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपसे 10th की मार्कशीट तो अपलोड कराई ही जाती है, साथ ही आपकी पासिंग ईयर पूछा जाता है। ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है तो पूछा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन किस साल में खत्म करी, ठीक है, या फिर 12th एनटीपीसी है, 12th आपने किस साल में खत्म करी, 12th का रिजल्ट कब आया था। अब मोस्टली जो 12th 10th या फिर ग्रेजुएशन का रिजल्ट है उस पर यह लिखा होता है कि आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट मई 2023 में आया था, कुछ लोगों ने मई 2022 में, क्या होगा प्रॉपर यहां पर डेट नहीं लिखी होती कि 25 मई को आया था, 30 मई को आया था, 21 मई को आया था, 20 अप्रैल को आया था, 30 अगस्त को आया था, ये नहीं लिखा होता। लेकिन फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको डेट देनी होती है और डेट सही होनी चाहिए। तो भाई इस अपडेट में कहा गया है कि अगर आपकी मार्कशीट पर रिजल्ट के ऊपर प्रॉपर डेट नहीं है, महीना है,
तो भाई जो महीना है उसकी आखिरी तारीख वहां पर आप डाल सकते हो। मान के चलिए किसी की 12th की मार्कशीट आई थी मई 2020 में, क्लियर है, तो उस कंडीशन में आपको वहां पर क्या डेट भरनी है, आपको 31 में, 31 का महीना होता है, 31 में 2020 भर देना है। कुछ लोग की ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट आई होगी या फिर डिग्री जो भी आई होगी आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट लग जाएगी। कुछ लोग की आई होगी मान के चलिए 10 अगस्त को आई है, ठीक है, 10 अगस्त 2023 को आई है, तो वहां पर क्या भरोगे उस कंडीशन में, 31 का महीना होता है, 31 अगस्त 2023 आप भर दोगे, ठीक है, उस महीने की आखिरी तारीख वहां पर आप भर सकते हो। लेकिन अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर एग्जैक्ट डेट दे रखी है तो वो डेट आप भर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर डेट मैच नहीं करी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, आपने गलती कर दी कुछ भी, तो वहां पर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई ये आप काम कर सकते हो, ठीक है, पहले आपका कौन सा महीना, फिर आपका मंथ और फिर आपका ईयर, क्लियर है। नेक्स्ट है फॉर्म मॉडिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट क्या है। देखिए दोस्तों, 12th पास वालों ने अगर फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी है ना, वो फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। कब से कब तक आप करेक्शन कर सकते हो, 23 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक 12वीं पास वाले करेक्शन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास वाले 16 से 25 अक्टूबर 2024 के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई गलती कर दी ना, फिलहाल फॉर्म में छेड़छाड़ मत करिए। कुछ लोग जल्दबाजी में स्मार्ट बनते हैं, क्या करते हैं, फॉर्म में कोई गलती हो गई, फिलहाल करेक्शन करने का कोई ऑप्शन नहीं है, फॉर्म मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो दूसरा फॉर्म भर देते हैं कि यार 500 रुपए तो लगेंगे, गलती तो सुधर जाएगी, और दूसरी बार फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, दूसरा रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी बेवकूफी है, ऐसा मत करिएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वही कैंसिल हो जाएगा, फॉर्म आपका पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई गलती हो भी गई है ना, वेट करिए दोस्तों, 12वीं पास वालों के लिए 13 अक्टूबर को विंडो खुल जाएगी, आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। कौन कौन से सुधार आप कर सकते हैं, कौन कौन से सुधार नहीं कर सकते, इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी है इस नोटिफिकेशन में जो रेलवे ने अभी अपडेट दिया है। क्या आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपका जो मोबाइल नंबर है ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो दिया वो आप बदल नहीं सकते, ईमेल आईडी आप नहीं बदल सकते, आरआरबी जोन आप नहीं बदल सकते। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया आरआरबी जोन में प्रयागराज भर दिया, मैं गोरखपुर भरना चाहता था, बाद में पता चला मुझे अब आप आरआरबी जोन चेंज नहीं कर सकते, जो आपने आरआरबी जोन सिलेक्ट कर लिया कर दिया। कुछ लोग ये भी डाउट पूछ कर रहे हैं कि भैया मैं ग्रेजुएट हूं और मैं 12th पास वाली वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हूं और ग्रेजुएट वाली के लिए भी एलिजिबल हूं, तो क्या मैं सेम जोन से फॉर्म अप्लाई करूं या फिर अलग अलग जोन चूज कर सकता हूं। आप अलग अलग जोन चूज कर सकते हो। ग्रेजुएट लेवल वाला फॉर्म आपने प्रयागराज से भरा मान के चलिए, और 12th वाला आप किसी अदर जोन से भर सकते हो, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, और आप चाहो तो सेम जोन से भर सकते हो, ठीक है, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। अब अगर आपको फॉर्म में कोई बदलाव करना है, जब आपकी मॉडिफिकेशन की विंडो खुलेगी तो भाई 250 रुपए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। फ्री में आप फॉर्म में करेक्शन नहीं कर सकते, 250 रुपए आपको चार्ज देना पड़ेगा। 250 रुपए देके आपको फॉर्म में करेक्शन करनी होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, बहुत ही सावधानी के साथ फॉर्म भरिएगा ताकि इन 250 रुपए के खर्चे से आप बच जाओ, क्लियर है। अब एक और चीज है, इफ यू वांट चेंज योर कैटेगरी, अगर आप अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हो, ST/SC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आप उसको जनरल में बदलना चाहते हो, आपसे गलती हो गई या फिर अब आपको पता चला कि यार ST/SC OBC तो मैंने सिलेक्ट कर दिया है, लेकिन मेरे पास तो सर्टिफिकेट है ही नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा या फिर मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा 20 अक्टूबर तक, तो मैं क्या करूं। तो अब आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी होगी, जाहिर सी बात है। ST/SC से आपको जनरल में जाना पड़ेगा, ठीक है, OBC वालों को जनरल में जाना पड़ेगा। अगर EWS का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, ठीक है, या फिर नहीं है, या आप बदलना चाहते हो तो जनरल में आपको जाना चाहते हो, तो भाई ये भी पॉसिबल है। यानी कि ST/SC वाले अपनी जनरल में जा सकते हैं, कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, ST/SC जनरल OBC मतलब इनमें आप उछल कूद कर सकते हो। लेकिन कंडीशन यह है कि 250 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे इन एडिशन टू द मॉडिफिकेशन चार्ज। मॉडिफिकेशन चार्ज तो आपका लगेगा अलग से, लेकिन कैटेगरी अगर आप चेंज करोगे तो 250 रुपए का और हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। तो ये कैटेगरी चेंज करने का एक स्पेशल केस है, ठीक है, ये एक स्पेशल केस है, बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज चेंज करनी है ना, तो आपको 250 रुपए अलग से देने पड़ेंगे, और अलग देने पड़ेंगे 250 रुपए मॉडिफिकेशन के अलावा, क्लियर है। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन में क्लियरली कह रखा है कि अगर ऐसा होता है कि आपने फॉर्म OBC से अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाए या फिर सर्टिफिकेट में कोई कमी है, फॉर्मेट आपका प्रॉपर नहीं है, तो आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। पहले क्या होता था, मोस्टली भर्ती में क्या होता है,
अगर आप प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं दे पाते तो आपको जनरल कैटेगरी में भेज दिया जाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी का प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं दे पाए ना, तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको तुरंत ही डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, आप बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और ये क्लियरली इस नोटिस में कहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। समझ गए? ये मत सोचेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर हो जाएगा, नहीं होगा भाई, तो बेहतर है 250 रुपए देकर उसको चेंज कर लीजिएगा अगर गलती हो गई है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर डेट दे रखी है डॉक्यूमेंट इसकी कि 20 अक्टूबर 12वीं वालों के लिए 20 अक्टूबर से पहला होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हो? आप अपना नाम बदल सकते हो, ठीक है, आप फोटो और सिग्नेचर चेंज कर सकते हो, फोटो रीअपलोड कर सकते हो, सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। एक और चीज नोटिफिकेशन में क्लियर कर रखी है कि भाई जो फोटो आप अपलोड कर रहे हो ना, एग्जैक्ट उसकी 12 कॉपी एक्स्ट्रा आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये चीज नहीं बताएंगे और कह रखे है अगर 12 कॉपी एग्जैक्ट नहीं आपके पास सेम फोटो की जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपलोड करा था, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब फाइनल सिलेक्शन तक आपको 12 कॉपीज चाहिए होंगी। अगर आप स्किल टेस्ट में जा रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हो, या फिर फर्दर जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें फोटो आपको बिल्कुल सेम देने होंगे, यही कॉपी देनी होगी। तो भाई जो फोटो आप लगा रहे हो ना, उसकी 12 कॉपी अभी निकलवा लीजिए, ज्यादा ही निकलवा लीजिए। कुछ लोग बस एक ही फोटो खिंचवा के वही अपलोड करने, क्यों अपलोड ही तो करना है ना, आगे आपको 12 कॉपीज चाहिए होंगी। एग्जाम के टाइम पर भी आपको फोटो ले जाना हो सकता है। क्लियर है? तीसरा, कैटेगरी आप बदल सकते हो, क्वालिफिकेशन अपनी चेंज कर सकते हो, पोस्ट प्रेफरेंस आप अपनी चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज प्रेफरेंस आप अपनी चेंज कर सकते हो। क्लियर है? यह भी बहुत बड़ा फंडा है। एग्जाम की लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है कि एग्जाम आप किस लैंग्वेज में देना पसंद करोगे। देखिए दोस्तों, एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज डिफॉल्ट रहेगी, इंग्लिश इज डिफॉल्ट लैंग्वेज। बाकी आप रीजनल लैंग्वेज इसके अलावा चूज कर सकते हो। इंग्लिश के अलावा किस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस चाहिए एग्जाम में। कुछ लोग गुजरात से बिलोंग करते हो तो उनको गुजराती में कंफर्टेबल होगा, वो क्वेश्चंस गुजराती लैंग्वेज में चाहिए होंगे, तो आप वहां पर गुजराती सिलेक्ट करोगे। पंजाब वाले पंजाबी में करेंगे। यहां पर हिंदी लैंग्वेज डिफॉल्ट नहीं है। काफी सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश डिफॉल्ट रहेंगे, उसके साथ हम अपनी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज चूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन में केवल एक ही चीज है, इंग्लिश आपकी डिफॉल्ट है, फिर चाहे आप हिंदी चूज कर ले या फिर कोई लोकल लैंग्वेज। कुछ लोग हवा में लोकल लैंग्वेज चूज कर लेंगे, पता चला कि लोकल लैंग्वेज भी उनको अच्छे से नहीं आती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप सबसे बेहतर हिंदी में है ना, तो सही है हिंदी और इंग्लिश रखिए, अपना हिंदी चूज कर लीजिए, ठीक है। हिंदी ऑप्शन में यहाँ पर हिंदी को डिफॉल्ट लैंग्वेज मत समझ लीजिएगा, केवल 2 ही लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा, एक इंग्लिश और दूसरी जो आप चूज करोगे। तो भाई अच्छे से चूज करेगा, और अगर गलती हो गई ना, इसको बदलने में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कुछ लोग एक और चीज पूछ रहे हैं कि भैया जिस लैंग्वेज में हम पेपर देंगे, जिस लैंग्वेज में हमने एग्जाम की लैंग्वेज चूज करी है, तो क्या टाइपिंग भी उसी में देनी होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। भले ही आपने एग्जाम की लैंग्वेज कोई भी चूज करी हो, ठीक है, टाइपिंग आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, टाइपिंग की अलग चॉइस है। हालांकि फॉर्म भरते टाइम आपको टाइपिंग की लैंग्वेज की प्रेफरेंस देनी होती है, और ये भी बहुत संभल के देनी होगी। वहां पर पूछा जाता है कि आप इंग्लिश की टाइपिंग दोगे या फिर हिंदी की, तो भाई सोच समझ के दीजिएगा। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यार हिंदी की टाइपिंग तो केवल 25 वर्ड पर मिनट है और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट है, तो यार क्यों ना मैं हिंदी की टाइपिंग करूं, हिंदी की टाइपिंग मैं सीख भी लूंगा, यहां पर स्पीड भी तो कम है, जल्दी काम हो जाएगा मेरा। ये गलती मत करिएगा। हिंदी की टाइपिंग टफ होती है दोस्तों, और कई टाइप की टाइपिंग होती है हिंदी की। तो इंग्लिश की टाइपिंग इजी होती है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती बिल्कुल भी, कोई सी भी, तो बिंदास इंग्लिश की टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपको आती है हिंदी की टाइपिंग, तो हिंदी की बेस्ट है, वहां पर स्पीड भी कम है, ठीक है। तो सोच समझ के प्रेफरेंस दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको हिंदी की करनी है या फिर इंग्लिश की। आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने रीअपलोड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और बैंक डिटेल यहां पर इंपॉर्टेंट है। इस नोटिस में यह भी कहा हुआ है, काफी सारे लोग बाद में कंप्लेन करते हैं, फिर रेलवे को ईमेल डाल रहे होते हैं। कुछ लोग तो पता नहीं कोर्ट में भी चले जाते हैं, इस चक्कर में पिछली बार हुआ था। फॉर्म अप्लाई करते टाइम ये आपसे बैंक की डिटेल मांगता है कि भाई जब CBT 1 होने के बाद आपकी फॉर्म फीस का रिफंड आएगा, OBC जनरल EWS वालों को 400 रुपए रिफंड मिलेंगे, ST SC फीमेल्स को यहां पर 250 रुपए रिफंड मिलेंगे। तो किस अकाउंट में आपको चाहिए वो रिफंड? अपने अकाउंट में चाहिए, अपने फादर के अकाउंट में चाहिए, किसी भी के अकाउंट में चाहिए, वो आपको अकाउंट डिटेल देनी होती है, IFSC कोड देना होता है, अकाउंट नंबर देना होता है, अकाउंट होल्डर का नाम देना होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर बहुत सारे साइबर कैफे वाले चालाकी करते हैं। क्या करते हैं? अगर आप किसी साइबर कैफे वाले पे फॉर्म अप्लाई करवाने जाओगे, तो वो क्या करेगा,
अपना आपसे पूछेगा नहीं, अपना अकाउंट नंबर डाल देगा, उसे पता है मेरे अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। तो आपको इस चीज को लेकर अवेयर रहना है। कहीं भी अगर फॉर्म बाहर अप्लाई करा रहे हो ना, तो भाई जब बैंक डिटेल मांगेंगे ना, तो खुद की बैंक डिटेल दीजिएगा, अपने पेरेंट्स की दे दीजिएगा। अगर खुद का अकाउंट नहीं है, पेरेंट्स का नहीं है, किसी दोस्त यार रिश्तेदार का होगा, उसका आप वहां पर दीजिएगा, क्योंकि रिफंड आपका उसी अकाउंट में आएगा CBT 1 एग्जाम होने के बाद। क्लियर है? टाइपिंग एग्जाम की लैंग्वेज बता दी, और टाइपिंग अभी से सीखना शुरू कर दीजिएगा। होशियार मत बनिएगा कि पहले CBT 1 है, CBT 2 है, थर्ड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट है। अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट है एग्जाम सेंटर। काफी सारे लोग क्या सोचते हैं कि भाई जो भी रेलवे हम जोन हम चूज कर रहे हैं, मान के चलिए हमने प्रयागराज जोन चूज करा तो भाई वहीं पर हमारा एग्जाम सेंटर रहेगा। हमने चंडीगढ़ चूज करा तो चंडीगढ़ में हमारा एग्जाम सेंटर रहेगा। ऐसा नहीं है, एग्जाम सेंटर जोन वाइज वेरी नहीं करते, और एग्जाम सेंटर चूज करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। एग्जाम सेंटर रेलवे आपको आपके एड्रेस के बेसिस पर देगा, खुद चूज करके एड्रेस के बेसिस पर आपको एग्जाम सेंटर देगा। तो एग्जाम सेंटर की टेंशन छोड़ दीजिएगा। ज्यादातर आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर मिल जाता है, कुछ लोग को आउट ऑफ स्टेट भी एग्जाम सेंटर मिल जाता है। क्लियर है? सातवां, वैकेंसी इंक्रीज और नॉट। काफी सारे लोग पूछ रहे कि भैया वैकेंसीज इंक्रीज होगी या फिर नहीं होगी। लगातार रेलवे को बहुत सारे लोग RTI भी लगा रहे हैं, ईमेल्स भी भेज रहे हैं, ठीक है, और आए दिन न्यूज़पेपर में भी अपडेट आ रहा है, बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं। तो भाई सीधी सच्ची बात है कि वैकेंसीज आपकी गारंटीडली इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने के बाद 19,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 30,000 के आसपास वैकेंसीज इंक्रीज होगी, कुछ कह रहे हैं कि 36,000। ऐसा नहीं है, वैकेंसीज इंक्रीज केवल 19,000 तक होने वाली है आपकी। मुश्किल से 7 से 8,000 वैकेंसीज इंक्रीज होगी, और वैकेंसी इंक्रीज तब होगी जब डॉक्यूमेंट जब एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रूटनी हो जाएगी, ठीक है, फॉर्म अप्लाई बंद हो जाएगा ना, तब जाके आपके एग्जाम से पहले कहीं वैकेंसीज इंक्रीज होगी। तो धैर्य रखिए, वैकेंसीज आपकी बढ़ेंगी। एग्जाम डेट क्या है? बहुत सारे लोग पूछ रहे कि भैया एग्जाम कब तक होगा। तो भाई एग्जाम जो आपका होगा ना, वो आपका मार्च के बाद होगा, ठीक है, मार्च 2025 के बाद ही होगा, क्योंकि अभी तो आपका टेंडर फाइनलाइज हुआ है। उसके बाद ALP का एग्जाम होगा, उसके बाद RPF का एग्जाम होगा, टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल, तब जाके कहीं आपका NTPC का नंबर पड़ेगा। क्लियर है? तो मार्च से पहले तो एग्जाम होना रहा आपका, ठीक है। तो कम से कम तैयारी करने के लिए 3 से 4 महीने को आप इजीली टारगेट कर सकते हो। जॉब लोकेशन को पूछ रहे काफी सारे लोग, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जॉब लोकेशन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज है को लेकर कि भैया फिलहाल हम जिस रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो ट्रांसफरेबल है? मतलब फ्यूचर में हमारा उस जोन से किसी दूसरे जोन में ट्रांसफर होगा या फिर नहीं होगा, या फिर हमेशा हम उसी रेलवे जोन में रहेंगे। देखिए दोस्तों, रेलवे की कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेम जोन में तो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अब यहां पर भी एक कंडीशन है जिसका इस्तेमाल करके आप एक रेलवे जोन से दूसरे रेलवे जोन में ट्रांसफर ले सकते हो। वो कंडीशन कौन सी है? देखिए दोस्तों, अगर आपकी मैरिज किसी ऐसी लड़के से होती है फ्यूचर में जो कि रेलवे की ही एक एम्प्लॉय है, लेकिन वो किसी अदर रेलवे जोन में पोस्टेड है, ठीक है, आप किसी अदर रेलवे जोन में, वो किसी अदर रेलवे जोन में है, आपकी वेडिंग हो जाती है, मतलब मैरिज हो जाती है, तो फ्यूचर में आप इस ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होते हो कि आप सेम रेलवे जोन में पहुंच जाओ, ठीक है। या तो आपकी वाइफ, ठीक है, आप वाले जोन में ट्रांसफर ले सकती है, या फिर आपको जिस जोन में वो है उसमें ट्रांसफर मिल सकता है, या फिर दोनों को भी सेम जोन में भेजा जा सकता है, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटी होती है, और ये होगा आपकी शादी के बाद ही। क्लियर है? लेकिन अगर आपकी जो वाइफ है वो रेलवे में ही काम कर रही है, फिर चाहे वो रेलवे का कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप एलिजिबल होते हो ट्रांसफर के लिए। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती, ऐसी सिचुएशन नहीं बनती, तो भाई आप एक ही रेलवे जोन में रहोगे। क्लियर है? तो भाई ये है जॉब लोकेशन का फंडा। फिलहाल जिस रेलवे जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसी रेलवे जोन में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। क्लियर है? समझ गए आप? बाकी रेलवे के जोन में तो आपकी ट्रांसफर होते ही रहते हैं, ठीक है, वो तो लोकेशन वाइज है। समझ गए? क्योंकि एक रेलवे जोन काफी बड़ा होता है, एक रेलवे जोन कई कई स्टेट भी कवर कर देता है कई बार। समझ गए? तो दोस्तों ये थे वो आपके 9 से 10 अपडेट। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिलहाल एनटीपीसी के फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11,558 यहां पर निकली हुई है। 8,113 वैकेंसीज ग्रेजुएट पास वालों के लिए, 3,445 वैकेंसीज 12th पास वालों के लिए। 12th पास वालों के लिए फॉर्म की आखिरी जो तारीख है ना वो 20 अक्टूबर है, ठीक है, और शायद 13 अक्टूबर 12वीं पास वालों के लिए फॉर्म की आखिरी तारीख है। तो टाइम वेस्ट मत करिए, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में विंडो जो है फॉर्म अप्लाई करने की वो बिजी हो जाती है, साइट बहुत
बहुत बिजी चलती है, इसलिए फॉर्म आप इजीली नहीं भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।